मुकाबला किया और उसके बाद कल इलेक्शन डे के ऊपर चौक दर चौक बाहर निकले। और मेरा ख्याल है कि अभी तक तो परसेंटेज वोटर टर्न आउट तो नहीं आई, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक दिस इज़ गोइंग टू बी द हाईएस्ट एवर। सो ये हमारे जो वोटर बेस है, हमारी जो सपोर्टर्स हैं, उनकी रेजिलियंस को, उनके पैशन को, उनके करेज को रिफ्लेक्ट करता है। सो हैट्स ऑफ टू देम, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। अब ये दूसरे फेज़ की तरफ आते हैं कि ये तो सारा गुजर गया, लेकिन कल जब इलेक्शन डे के बाद इलेक्शन रिजल्ट्स आने शुरू हुए 5 बजे के बाद, तो एक ड्रिफ्ट थी इलेक्शंस की जो कि सामने बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही थी कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के ऊपर, वो प्रोविंशियल हों या वो नेशनल असेंबली की सीट्स हों, वहाँ पीटीआई जो था वो लीड में थी या वेरी क्लोज सेकंड थी। तो ये जो काम था ये जारी रहा, 3-4 घंटे तक तो जारी रहा, लेकिन उसके बाद नोटिस किया गया कि इलेक्शन के रिजल्ट्स की जो डिक्लेरेशन है उसको आहिस्ता स्लो डाउन किया गया और कुछ देर के बाद 12 बजे 10-11 बजे के करीब वो इलेक्शन रिजल्ट्स बिल्कुल आना बंद हो गए और आज सुबह तक यही समा रहा। और जो कल शाम के रिजल्ट्स थे वो आज सुबह भी वहीं से शुरू किया गया और बहुत स्लो स्पीड के ऊपर इलेक्शन रिजल्ट्स जो आने शुरू हुए। लेकिन जो कल जीत रहे थे वो आज सुबह हार गए और जो कल हार रहे थे वो आज सुबह उनको जितवा दिया गया। और ये काफ़ी, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी में ये अमल जो है वो देखने को मिला। तो लाजमी बात है कि पर्दे के पीछे कुछ इंजीनियरिंग हो रही थी। इसमें मैं खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा। ये पास्ट में भी आपको पता है कि पिछले इलेक्शंस में भी इनका रोल जो है, ये जो भी वो अपना सिस्टम लाते हैं वो शाम के किसी ना किसी पहर वो कलेप्स कर जाता है और वहाँ से फिर वो इंजीनियरिंग का, इलेक्शन इंजीनियरिंग का प्रोसेस शुरू होता है और उस वक्त ये दोबारा शुरू होता है जबकि वो इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है और उन लोगों को जिनको जितवाना होता है वो जीत चुके होते हैं। सो इसके ऊपर भी टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट। और उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में हम लोगों ने वर्चुअली लैंडस्लाइड हासिल की है। वहाँ से 40 में से मेरा ख्याल 38 नेशनल असेंबली की सीट्स जो है वो हमने जीती हैं। प्रोविंशियल असेंबली में हमारी 2/3 से बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। पंजाब में अभी तक हम लीड में हैं दूसरी पार्टी के साथ, जिसको कि इंजीनियर करके ऊपर लाया गया है। नेशनल असेंबली की सीट्स जहाँ हैं वहाँ भी हम लोग लीड में हैं और हमें कुलियतन यकीन है कि अगर इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं और उसमें मिनिमल लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी का इजहार किया जाता है तो हम कम से कम 3 हुकूमतें जो है वो बनाने की पोजीशन में होंगे। सेंटर की हुकूमत, केपी की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत। लेकिन इस वक्त जो कोशिश हो रही है मैं उसको भी अल्फाज में बयान करना चाहूँगा कि हत्तल वसा लोग ट्राई कर रहे हैं कि जी हमें कम से कम इनमें से 2 से, केपी में तो वो कुछ कर नहीं सकते लेकिन पंजाब में और सेंटर में अभी तक वो जो अमल है इंजीनियरिंग का वो जारी है और उनकी कोशिश ये है कि जी हमें इन हुकूमतों में किसी किस्म का हिस्सा ना डालने दिया जाए। सो पोस्ट इलेक्शन जो फेज़ है उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, फॉल बैक ऑप्शंस हैं। हमारे पास ट्राइब्यूनल्स में जाने का ऑप्शन है, हमारे पास कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाने का ऑप्शन है। हम इन तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सुपीरियर कोर्ट्स में भी जाने का ऑप्शन मौजूद है, वो भी हम एक्सरसाइज करेंगे इस वक्त। इसके अलावा आइन और कानून के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो भी राइट्स हैं जो कि आइन और कानून हमें देता है, हम उनको भी एक्सरसाइज करने का पूरा हक रखते हैं और हमारी डिटर्मिनेशन भी यही है कि हम उनको करेंगे। सो ये टेम्परिंग जो है इसको हम लाइटली नहीं ले रहे और इस टेम्परिंग को हम वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट जस्ट लाइंग डाउन। सो वी गोइंग टू फाइट इट टू द एंड। जितने भी हमारे पास राइट्स हैं, जो भी हमारे कवानीन के मुताबिक हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। इलेक्शन हम जीत चुके हुए हैं। अब ये टेम्पर जितना मर्जी करके हमसे वो लेना चाहें, लेकिन इलेक्शन मॉरल विक्ट्री जो है वो हमारी, हमने अपनी इस्टेब्लिश कर दी है। और जिन नामसाइद हालात में पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन नामसाइद हालात में हमने 2 साल गुजारे और जिन नामसाइद हालात में हम आज का दिन भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट जाता है वो हमारे आवाम को जाता है, हमारे फॉलोअर्स को जाता है, हमारी पार्टी को जाता है एंड अबव एवरीबडी एल्स, एवरीथिंग एल्स वो इमरान खान साहब की ज़ात को जानता है जो कि जेल के अंदर आज इतनी पावर एक्सरसाइज करते हैं जो कि शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में किसी और लीडर ने एक्सरसाइज ना की हो। और वो
किसी किस्म की डील करने के बगैर वहाँ बैठे हुए हैं, और वो उस वक्त तक जब तक कि जमहूरियत की एसेंडेंसी इस्टेब्लिश नहीं होती, जमहूरियत की एसेंडेंसी कबूल नहीं होती, उनका कोई इरादा नहीं कि वो किसी तरीके से किसी किस्म की डील जो है वो पावर्स दैट बी उनके साथ करें। हम चाहते हैं कि मुल्क में अब वक्त आ गया है कि जमहूरियत को पनपने दिया जाए। हम चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी वोट्स लेके आए उसको हुकूमत करने का हक है और वो हक दिया जाए, उसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना की जाए। और इस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हमारे पास जो आइन और कानून ने हमें पावर्स दी हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर कुलियतन वो हम एक्सरसाइज करने का इरादा रखते हैं, और वो हम इरादा रखेंगे, वो हम करेंगे। बहुत मेहरबानी आपकी। अगर कोई सवाल हो तो एक तो ये बता दें कि बहुत कम देखा गया है कि अगर बल्ला ना हो तो कोई एक स्कोर नहीं बना सकता। आप 3 सेंचुरियां बना रहे हैं बगैर बल्ले के, मरकज में भी, केपी में भी और पंजाब के अंदर। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? दूसरा, कितना फर्क आप समझते हैं 9 मई में और 9 फरवरी में? 9 मई में शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया बानी चेयरमैन को, और आज आपका जो मैंडेट था उसको तोड़ा जा रहा है, उसको ब्रेक किया जा रहा है। क्या फर्क समझते हैं आप 9 मई में और 9 फरवरी में? 9 मई के बारे में हमारा जो डिमांड है वो बड़ा पुराना है, लेकिन वो मीट नहीं किया गया कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, जुडिशल इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि जो एक्चुअल कल्प्रेट्स हैं उनकी निशानदेही की जा सके और फिर कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जा सके। और 9 फरवरी को जो हुआ है, 8 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक, मेरा ख्याल है कि उसके बारे में भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो पसे पर्दा जो कुव्वतें ऑपरेट कर रही हैं वो कौन है और उन्होंने क्यों इलेक्शन के रिजल्ट्स को टैंपर करने की कोशिश की। आप प्लीज, आप इस इलेक्शन को और इसकी जो आउटकम अभी तक हुई है उसे रद्द कर रहे हैं और कई और भी शवाहिद मिलते हैं, आप टैंपरिंग का जिक्र कर रहे हैं। क्या इसके नतीजे में जो सियासी निज़ाम आएगा, पार्लिमानी निज़ाम आएगा, आप उसका हिस्सा बनेंगे या आप कोई और भी तरीका देखेंगे, मसलन अवाम उन्नास के पास सड़कों पे जाके और अपना केस प्रेजेंट करें? देखिए, इसको उसका हिस्सा बनना या ना बनना जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस किस्म का निज़ाम जो बनेगा वो कितना सस्टेनेबल हो सकेगा। पाकिस्तान के हालात में जो इस वक्त हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जो स्ट्रेटिजिक सिचुएशन है, जो कॉन्स्टेंटली डिटीरियरेट कर रही है, उसमें हमें चाहिए था कि एक ऐसी हुकूमत आती जिसके पास एक जेन्युइन पब्लिक मैंडेट होता। लेकिन हुकूमत को, बनने वाली हुकूमत को उस जेन्युइन पब्लिक मैंडेट जो है उसका वो चुराने की कोशिश की जा रही है। सो कंसिक्वेंटली वी फील कि इस तरह से जो भी हुकूमत बनेगी वो कमज़ोर हुकूमत बनेगी और आजकल के तकाजे जो हैं, जो ज़रूरियात हैं, उसमें वो मुल्क में डिलीवर नहीं कर सकेगी। सो हमारी ख्वाहिश ये है और हमारी कोशिश भी ये है कि जिस पार्टी को वोट मिला है, पब्लिक मैंडेट मिला है, उसको वो राइट है उसका और उसको वो हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए विद होप एंड प्रे कि वो स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो। अभी बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि एक तो ये है कि हम किसी भी पार्टी को, बड़ी पार्टियों का निशान देके नाम लेके उन्होंने कहा कि हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। अब मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि सादा अक्सरियत वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आपको भी मालूम है, कौम को भी मालूम है, ज़रूरत होती है। आप इस वक्त मेजॉरिटी में बरतरी इस वक्त लीड आप कर रहे हैं कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में आपको वज़ीर आज़म के आज़ाद उम्मीदवार भी वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ सकता है। इसमें आइन में और कानून में कोई कतगन नहीं है। सिर्फ ये बता दें कि जब सादा अक्सरियत आपको नहीं मिलेगी, मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलनी, आपके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि सादा अक्सरियत तो आपको मिलनी नहीं है किसी बड़ी जमात के बगैर। ऑप्शन क्या है सर, ये कौन जानना चाह रही है? आपका ये कहना कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, वो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता जी। हमारे पास फॉल बैक पोजीशन है और हम उन सीट्स के ऊपर अपना राइट है उसको एक्सरसाइज करेंगे, वो हमें मिलेगी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अभी भी इन स्पाइट ऑफ टेम्परिंग एंड ऑल दैट जो ड्रिफ्ट है रिजल्ट्स की, उसमें हमें सादा से ज़्यादा अक्सरियत मिल जाएगी। अच्छा रोहन साहब, सवाल ये है कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में रात तक तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन सुबह रिजल्ट कुछ और आए हैं। तो एक तो इस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार जो आपके साथ जो पार्टियां हैं, किस पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि एक सियासी जमात को हमारे तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ज्वाइन कर लेंगे।
دیکھیے رات کو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی عرض کیا ہے کہ جی بہت سارے ریزلٹس بدلے گئے ہیں، جو جیت رہے تھے وہ ہار گئے ہیں اور جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے ہیں. تو یہ جو اسلام آباد کے جو ریزلٹس ہیں بالکل ان کی ایک مثال آپ نے خود بیان کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی میں اس وقت پارٹی کا نام ڈسکلوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہمارے پاس پارٹیز موجود ہیں. وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم ہماری وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اپنا جو رائٹ ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے کہ کم از کم ہم جو ریزرو سیٹس ہے اس کے اوپر ہم رائٹ ایکسرسائز کر سکیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو جو پولیٹیکل پارٹی یا پارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں پھر ان کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کریں گے اور اس طرح ہم اپنا یہ جو حق ہے ریزرو سیٹس کا وہ لیں. پی ٹی آئی کے ساتھ راؤ صاحب، جو پی ٹی آئی کے ساتھ جبر ظلم اور زیادتی ہوتی رہی، اگر آپ کی مرکز اور صوبوں میں حکومت بنتی ہے تو کیا جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان کا حساب ہوگا، احتساب ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے بدلہ لینا جو ہے وہ ہماری پارٹی کا بالکل منشور میں نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے اس کو. ہم نے اس میں ایک چیپٹر ڈالا ہے وہ ہیلنگ دا نیشن بیسیکلی، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ. ہماری جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جی پچھلے 76 سالوں میں فار واٹ ایور ریزنس جو بھی ہے ہوتا رہا ہے، تماشا ہوتا رہا ہے، یہ ملک میں اتنے زخم لگ چکے ہوئے ہیں اور وہ ناسور بن چکے ہوئے ہیں. اب ان کو ہیل کرنا ہے، اپنے مرم رکھنی ہے. اور ہم ہمیں اگر موقع ملتا ہے الیکشنز کے بعد حکومتیں بنانے کا، تو ہماری پرنسپل جو آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے ہیل کرنا ہے. اس کے لیے طریقے جو میکنزم جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیبلش کریں گے جب ہمیں یہ رسپانسبلٹی ملے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ہمارے ساتھ رابطے میں ہمیں فون کر رہے ہیں. ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح خریدے گئے لوگوں کو خریدا گیا ہے سینٹ الیکشن کے دوران، اب ان کے پاس آپشن تو ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں، لیکن وہ آپ کے امیدوار ہیں، تو اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ نے حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیے منڈیاں تو اس ملک میں لگتی رہی ہیں، اب بھی لگیں گی. میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں ہمارے دماغ میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے. زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں اس کے، اور شریف بھی کوئی پیچھے نہیں ہے اتنے زیادہ. ہماری حکومت کو گرانے میں بھی ان منڈیاں لگانے کا بہت بڑا عمل دخل تھا. آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں لگے تھے اور ہمارے 27-28 بندے خریدے گئے تھے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں ٹرانسفارم ہوئی ہے. ٹرانسفارم اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو سو کالڈ الیکٹیبلز تھے وہ اب پارٹی کا حصہ نہیں رہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ہماری سپورٹ کے ساتھ بنے ہیں وہ ینگر جنریشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی ویژن اور خان صاحب کے آئیڈیلز کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں پارٹی کے. سو جہاں ایک طرف یہ بات ماننی پڑے گی کہ منڈیاں لگیں گی، وہاں دوسری طرف یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر خریدنا جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہوگا. یہ بہت زیادہ ویڈڈ ہیں ان دی ویژن اینڈ آئیڈیالوجی آف دا پارٹی. آپ 100% آپ کے تمام آزاد ارکان آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. سر آپ کا بتائیے گا اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ گزشتہ شب نواز شریف صاحب نے اسپیچ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ منتظر تھے کہ تمام تر حتمی نتائج آ جائیں. میڈیا پہ چل رہا تھا کہ وہ مایوس ہو گئے، ابتدائی نتائج دے کر واپس روانہ ہو گئے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نتائج موصول ہوئے اس میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہے. ان کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی 3 جگہوں پر حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں؟ ایک تو سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ کو یاد ذرا لائک ٹو ٹیک یو بیک ٹو 2013. آپ کو یاد ہے کہ 2018 وہ جو ڈیکلریشن آف وکٹری تھی وہ کس وقت 13 کس وقت نواز شریف صاحب نے کی تھی؟ وقت شام کا کیا وقت تھا؟ 7:30 بجے نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیکلریشن آف وکٹری کی اسپیچ کر دی تھی. تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ تو میرا خیال اس سے عیاں ہے کہ جی وہ ان کو پتہ نہیں پتا، تو ان کو چل رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں. اور آپ کو اس کے اندر کی روداد بھی میرا خیال پتہ لگی ہوگی کہ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس میٹنگ سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غصے سے وہ گئے تھے. یہ جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا پریمیچورڈ ہے. ابھی پتہ لگنے دے پہلے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بڑے اچھے لوگ آئیں گے، بہت اچھے لوگ آئیں گے. اچھا سر یہ تو ایک منٹ ہے ادھر سے. قبل بھی انتخابات جب بھی ہوتے ہیں، انتخابات جیتنے والی جماعت جو آگے ہوتی ہے وہ حکومت کی تشکیل کے لیے میٹنگز کال کرتی ہے، یہ سب کرتی ہے. خیبر پختونخوا کے حد تک آپ آگے ہیں، وفاق میں بھی تو آگے ہی نظر آ رہے ہیں. اس کے لیے کوئی میٹنگ کال کی ہے پارٹی کی اور اس کے لیے فیصلہ کی کہ حکومت کی تشکیل یا پارٹیوں کو اکٹھا میٹنگز آلریڈی ہو رہی ہیں بچے، شروع ہو چکی ہوئی، مطلب آپس میں کنسلٹیشن جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا. صاحب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت آپ بہتر سمجھتے ہیں حکومت سازی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی گروپ اکٹھا ہوتا ہے،
आपकी कौमी असम्बली के पार्लिमानी ग्रुप कब इकट्ठा होगा और सूबाई असम्बलियों में ये ये सवाल जरा ये है, इस तरीके से डिफिकल्ट है कि हमारे बहुत सारे लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो या जेलों में हैं या अंडरग्राउंड हैं। सो इनके लिए फिजिकली इकट्ठे होना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। सो जो हमारे पास मैकेनिज्म मौजूद हैं उसके ऊपर हमारी मीटिंग्स और कंसल्टेटिव सेशंस जो वो शुरू हो चुके हैं। आपकी 2/3 मेजॉरिटी है, आप विनिंग स्पीच करने के पोजीशन में हैं। आज़ाद आपके पंजाब में भी आगे हैं, आज़ाद आपके मरकज़ में भी आगे हैं। आप लोग कब विनिंग स्पीच कर रहे हैं? कल रात को अगर आपने देखा होगा तो मेरा ख्याल है कि उमर और यूब साहब की भी स्टेटमेंट आ गई थी और मेरी भी स्टेटमेंट आ गई थी। इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने कहा था जी कि हम हुकूमतें बनाने की पोजीशन में हैं। सानिया मशरकी पाकिस्तान जो था उसका एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है वाज़ेह हो गया था, मतलब है। लेकिन आज भी अगर जमहूर की राय का एहतराम नहीं किया जाता तो आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है? मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसा सानिया दोबारा नमूदार ना हो। रऊफ साहब, ये बताइए कि आपने नाम तो आप नहीं बता रहे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि किस पार्टी से आपकी अलायंस हो सकता है, वो कि अफवाहें किस्म किस्म की चल रही हैं, लेकिन ये क्या छोटी इलाकाई जमात होगी या जमातें होंगी या ये बड़ी जमात होगी, कौमी मंजरनामे में कोई बड़ी पार्टी होगी, इतना बता सकते हैं? मैं इसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, वो देखिए हमने गलती की थी, एक नाम ले दिया था, वो उठाया गया था बेचारा। थैंक यू। हमने किसी और को करेंगे, आप क्यों किसी और को फंसाना चाहते हैं बेचारे को? ये तो बता दें कि आपके पास एक सुनहरी मौका आएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबात के लिए। आप इसके पहले आपने इंटर पार्टी अगर इलेक्शन करा लिए तो आप भी उम्मीदवार नामजद हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। किस तरफ जा रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए? हम आइंदा 10 दिन में या 12 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देंगे।